हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लक्ष्मण भरतियाल और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे थे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में हमने देखा कि मानव रोग कितने तरह के होते हैं। मानव रोग जो है दो तरह के होते थे। एक जन्मजात रोग देखा था हमने और एक देखा था उपार्जित रोग। दो तरह के रोग हमने कल की वीडियो में हमने डिस्कस करे थे। एक जन्मजात रोग और दूसरा हमने देखा उपार्जित रोग। उपार्जित रोग मतलब कि मानव रोग दो तरह के थे। एक एक कौन सा, जो जन्म से होता था, जन्म से, और एक जो जन्म लेने के बाद होता था। जन्म लेने के बाद के रोग को क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। हमने जो जन्मजात रोग देखे थे, यह जन्मजात रोग दो तरह से होते हैं। एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन और दूसरा देखा था हमने गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो कल की वीडियो में जो हमने देखा वो देखा था गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। सॉरी, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। तो गुणसूत्र की जो संख्या में परिवर्तन हो रहा था वो दो तरह से हो रहा था। एक कायिक गुणसूत्र, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी कायिक गुणसूत्र जो संख्या थी वो थी 44 और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह मेल में होते हैं एक्स वाई और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। इनकी जो संख्या थी, या तो जो गुणसूत्र की संख्या थी वह संख्या परिवर्तन हो रही थी कायिक गुणसूत्र में, या हो रही थी लिंग गुणसूत्र में। कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र में जो परिवर्तन हो रहे थे उसको हमने अलग अलग करके प्रत्येक जो रोग था उसके बारे में हमने देखा था। थोड़ा सा रिवीजन करें। कायिक गुणसूत्र में जो संख्या में परिवर्तन होने से जो रोग हो रहे थे वो थे, पहला था डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा था एडवर्ग सिंड्रोम, सिंड्रोम। तीसरा देखा हमने पटाई सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम। ये जो तीन रोग थे, ये तीनों रोग किससे होते हैं? कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से। दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र कल की वीडियो हमने डिस्कस किया है। कायिक गुणसूत्र की जो संख्या में परिवर्तन हो रहा था उसके हिसाब से अगर देखें, ये तीन रोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ग सिंड्रोम और पटाई सिंड्रोम। हो कैसे रहा था? ये हो रहा था 21वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र जो डाउन सिंड्रोम है 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बन जा रही थी, यानी 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही थी। पटाई सिंड्रोम कैसे हो रहा था? पटाई जो सिंड्रोम है वो 18वें गुणसूत्र में, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही थी, तब ये रोग हो रहा था। यानी 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बन जा रही थी। यहीं पर अगर पटाई सिंड्रोम की बात करें तो पटाई सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र
13वें गुणसूत्र में परिवर्तन होने से हो रहा था, परिवर्तन उनकी संख्या में परिवर्तन होने से हो रहा था, यानी 13वां गुणसूत्र जो है उसका एक अतिरिक्त कॉपी बन जा रहा था, और 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन होने से कौन सा रोग होगा? पटायु रोग होगा। इसी तरह से हमने देखा था कि लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, तो इसमें हमने रोग देखा था। पहला रोग देखा था क्लाइफिल्टर सिंड्रोम। दूसरा देखा था हमने टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और तीसरा देखा था हमने जैकब सिंड्रोम, और चौथा देखा था हमने सुपर फीमेल सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम, सुपर फीमेल। इसमें क्या था, जो लिंग गुणसूत्र थे इसमें जो कायिक गुणसूत्र की संख्या तो रहेगी 44, लेकिन इसके लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही थी, यानी एक जो एक्स गुणसूत्र है ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जा रहा था, और इस कारण इसमें क्या लक्षण हो रहे थे कि यह जो है होना तो चाहिए था नर, लेकिन इसमें मादा लक्षणों का विकास, मादा लक्षणों का विकास ज्यादा हो रहा था। और देखा था हमने टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो कायिक गुणसूत्र की संख्या रहती है 44, लेकिन इसमें एक एक्स गुणसूत्र क्या रहता है? गायब रहता है। इसी तरह हमने देखा जैकब सिंड्रोम, तो जैकब सिंड्रोम में क्या होता है, कायिक गुणसूत्र की संख्या तो रहेगी इतनी 44 ही, क्योंकि ये हो क्या रहा है कि गुणसूत्रों की, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर हमने देखा कि x और y यानी दो गुणसूत्र अतिरिक्त आ जा रहे थे, और दो गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाने को उस टर्म को नाम दिया था हमने टेट्रासोमी, यानी जैकब सिंड्रोम में y गुणसूत्र की क्या हो रही? टेट्रासोमी हो रही थी। इसी तरह हमने सुपर फीमेल वाले में देखा था कि 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें x x x और x यानी दो x अतिरिक्त आ रहे थे, यानी x गुणसूत्र की यहां पर क्या हो रही थी? टेट्रासोमी हो रही थी। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी और मोनोसोमी के बारे में हमने देखा था। ये क्या होता है, एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर एक सामान्य मनुष्य की बात करें, सामान्य मनुष्य की बात करें, तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या रहती है हेप्लॉइड में 2n रहती है। अगर इस 2n +1 यानी एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो इसको हम नाम देते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। और 2n+2 यानी दो गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो इसे हमने नाम दिया था टेट्रासोमी। और यहीं पर अगर 2n-1 यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जा रही थी तो इसे हमने नाम दिया था मोनोसोमी, इस टर्म को नाम दिया था मोनोसोमी। यहीं पर 2n-2 यानी दो गुणसूत्र की कमी हो रही थी तो हमने देखा था इसे नलीसोमी, इसको क्या नाम दिया था? नलीसोमी। इस पर आधारित हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्र की जो संरचना में परिवर्तन होगा वह भी
कल की तरह जैसे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो रहा था, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र में हो रहा था, वैसे ठीक इसी प्रकार गुणसूत्र की जो संरचना है वह संरचना में परिवर्तन अगर होता है तो वह भी दो तरह के गुणसूत्र में होता है। एक कायिक गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। दो तरह के गुणसूत्र होते हैं और इन दोनों तरह के गुणसूत्रों की जो संरचना में परिवर्तन होने से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिंग गुणसूत्र की जो संरचना में परिवर्तन होगा इसमें दो तरह के आते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम तथा ऑलोसोम्स। कायिक गुणसूत्र, सबसे पहले देखते हैं कि कायिक गुणसूत्र, इसे नाम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कायिक गुण सूत्र। इसमें दो रोग आते हैं। पहला थैलेसीमिया, थैलेसीमिया और दूसरा रोग हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। इन दोनों रोगों को समझने से पहले एक बात समझते हैं। हमारा जो रक्त होता है, रक्त एक ब्लड दूसरा रक्त, इस रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन हमें पता है कि यह क्या है, संयुग्मित प्रोटीन है, मित प्रोटीन। यानी यह हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, एक हिम और दूसरा ग्लोबिन। यह जो ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन ये बना होता है अमीनो अम्लों की श्रृंखला से। अमीनो अम्लों की श्रृंखला से। अब होगा क्या, इनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। कल हमने देखा गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से, आज देखेंगे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो इन दोनों रोगों में होता क्या है कि इसमें अमीनो अम्लों की श्रृंखला में परिवर्तन होता है। यानी जो अमीनो अम्ल वहां पर आना चाहिए था वह अमीनो अम्ल वहां पर नहीं आता है। अगर अमीनो अम्ल दूसरा आया तो होगा क्या, जो ग्लोबिन की संरचना है उसकी संरचना में परिवर्तन होगा। उसकी संरचना में अगर परिवर्तन होगा तो हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा। हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा तो रक्त की आरबीसी आरबीसी में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब आरबीसी में परिवर्तन हो गया तो होगा क्या कि जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो संरचना है, हीमोग्लोबिन ही विकृत हो गया तो यहां पर जो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ही विकृत हो गया, उसमें विकार उत्पन्न हो गया तो होगा क्या कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वह करने में अक्षम हो जाएगा। यानी जो ऑक्सीजन जितनी ले जानी चाहिए थी वह ऑक्सीजन उतना नहीं पहुंच पाएगा। यानी सामान्य क्रिया का न हो पाना, अगर ये ऑक्सीजन यहां से नहीं जा पाएगी, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वह ऑक्सीजन अगर नहीं जा पाती है तो सामान्य क्रिया का न हो पाना ही क्या कहेगा, रोग कहलाता है। और ये रोग किस में होता है, ये दोनों रोग जो
हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन होगा और उसमें ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वह नहीं हो पाता है, तो उनसे जो रोग होता है वो होता है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया में यह होता है 11वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। 11वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से जो रोग होता है वो होता है थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी ये भी होता है कि 11वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन हो किस में रहा है, जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्लों की श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है। अमीनो अम्लों की श्रृंखला में परिवर्तन होगा तो हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा, और हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब इसकी आरबीसी में कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी आरबीसी विकृत हो रही है। आरबीसी का जैसा शेप होना चाहिए था, जितना वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था उसने, हीमोग्लोबिन ने उतना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यहां पर सिकल सेल एनीमिया की एक खास बात यह है कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसे सुनिए। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वह आरबीसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो आरबीसी का शेप हो जाता है वह एक हंसिए के आकार का हो जाता है। इस तरह से हंसिए के आकार का होता है, यानी आरबीसी की जो संरचना थी उस संरचना में परिवर्तन हो गया है। तो प्लाज्मोडियम जिसको आरबीसी जो है पोषण देता था वह पोषण नहीं दे पाता है। जो प्लाज्मोडियम होता है वह आरबीसी से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। यहां पर सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि आरबीसी की संरचना ही परिवर्तन हो जाती है, यह हो जाती है एक हंसिए के आकार की, और हंसिए के आकार के हो जाने से जो प्लाज्मोडियम है उसको जो है पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है इसकी। इसी तरह अन्य रोग देखें। दूसरा रोग आता है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहां पर इसके नाम से कुछ पता चल रहा है कि यूरिया यूरिया की बात हो रही है। जहां पर भी रोग में यूरिया शब्द आ जाता है तो समझ लीजिए कि यह रोग किससे है, मूत्र संबंधित है। मूत्र संबंधित रोग होता क्या है, कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन से होता है, इसे देखते हैं। यह होता है 12वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। इसी तरह एक अन्य रोग देखें, एलकेप्टोन्यूरिया। एल कैप्टोन्यूरिया। इस रोग में भी आप देख रहे होंगे कि पीछे प्रत्यय जो लग रहा है वह लग रहा है यूरिया, यानी यह भी किससे संबंधित है, मूत्र से संबंधित रोग है। इसमें होता क्या है कि रोगी का
मूत्र अगर वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है तो वह काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। यानी जो एल्केप्टेन्यूरिया है, इसमें हुआ क्या कि मूत्र ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत हो जाता है और मूत्र से संबंधित रोग है। और मूत्र अगर वायु के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। इस तरह से इसमें रोग होता है। और होता कौन से गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होता है? थर्ड, तीसरे नंबर, तीसरे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। यानी तीसरे गुणसूत्र की जो संरचना है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो होता है एल्केप्टोन्यूरिया। यूरिया जहां पर भी आए, जिस रोग में अगर यूरिया की बात आती है तो यहां पर सोच लीजिए कि वो मूत्र से संबंधित रोग है। जो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया था, ये था 12वें गुणसूत्र, 12वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। और ये रोग किससे था? मूत्र से संबंधित रोग था। यहीं पर एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें, ये इसमें भी प्रत्यय जो है यूरिया जुड़ रहा है, तो यह भी रोग किससे है? मूत्र से संबंधित रोग है। और होता कौन सी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से? तीसरे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से एल्केप्टोन्यूरिया रोग होता है। और होता क्या है कि रोगी का जो मूत्र है अगर वायु के संपर्क में आता है तो क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। इसी तरह अन्य रोग देखें जो संरचना में परिवर्तन, कायिक, ये सब हमारा अभी तक कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन वाले रोग देख रहे हैं। यहां पर अगर देखें चौथा नंबर का जो रोग है वो क्राइडूचेट है, क्राइडूचेट। यानी इसमें यह रोग होता है बच्चों में। बच्चों में बच्चे के रोने पर बिल्ली की जैसी आवाज आती है, बिल्ली की जैसी आवाज आती है। और ये होता किसमें है? 4th नंबर के गुणसूत्र में परिवर्तन से। यानी जो 4th नंबर का गुणसूत्र है इसकी संरचना में परिवर्तन हुआ। तो अभी हमने देखा कि जो कायिक गुणसूत्र थे इसमें 2 तरह, 4-5 तरह के हमने रोग देखे। एक देखा हमने थैलेसीमिया, यह होता है 11वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। और दूसरा जो रोग देखा था वो देखा था सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी क्या होता है कि 11वें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होता है। सिकल सेल एनीमिया की एक खास बात है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता है। और इसमें होता क्या है कि जो रक्त है, रक्त में होते हैं हमारी आरबीसी, और आरबीसी जो बनी होती है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक संयुग्मित प्रोटीन है, यानी वह 2 हिम और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन से बना होता है। जो ग्लोबिन बना रहता है वह बना होता है अमीनो अम्लों की श्रृंखला से। अमीनो अम्लों की श्रृंखला में
उसकी संरचना में कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ तो ग्लोबिन में परिवर्तन हुआ, ग्लोबिन में परिवर्तन हुआ तो हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होता है, और हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होने से आरबीसी की संख्या में, संरचना में परिवर्तन होता है। जो सिकल सेल एनीमिया है, इसकी जो आरबीसी होती है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के आरबीसी एक हंसिए के आकार का होता है। फिर आगे देखा हमने फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। यह रोग किससे है? मूत्र से संबंधित है, और होता किसमें है कि 12वें गुणसूत्र में की संरचना में परिवर्तन से होता है। उसके बाद हमने देखा एल्केप्टोन्यूरिया, यानी यह रोग भी किससे है? मूत्र से संबंधित है, और होता किससे है कि तीसरे गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। और होता क्या है इस रोग में, एल्केप्टोन्यूरिया में, कि रोगी का मूत्र अगर वायु के संपर्क में आता है तो वायु के संपर्क में आने पर ही वो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। उसके बाद हमने देखा क्राइडूचेट, यानी बच्चों के रोने में बिल्ली के जैसी आवाज आती है, और यह होता किसमें है? 4th नंबर के गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। ये जो रोग थे, ये रोग थे कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। अब यहीं पर हम देखें लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब यह है कि जो कायिक गुणसूत्र हैं, कायिक गुणसूत्र जिनकी संख्या होती है 44, इनकी जो संरचना में परिवर्तन, इनकी संरचना में अगर इनकी संरचना से लिंग गुणसूत्र का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो परिवर्तन होगा वह मेल और फीमेल में, यानी मेल और फीमेल में कौन से गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा। अगर मेल में कोई रोग होता है तो वो होगा एक्स और वाई, इन दो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा। उसी तरह अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, यानी इस गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से लिंग, कौन से रोग होंगे? जो लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होते हैं। एक एक करके इसके रोगों के बारे में देखते हैं। जो लिंग गुणसूत्र है, इसमें पहला रोग आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसी को कहते हैं शाही रोग। शाही रोग, और इसी को कहते हैं रक्त स्रावण रोग। होता क्या है हीमोफीलिया में, इसे देखते हैं। अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है, सामान्य मनुष्य अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है, शरीर का कोई अंग कट जाता है तो कुछ समय के पश्चात जो रक्त होता है, रक्त वह अपने आप थक्का बनकर क्या हो जाता है? रुक जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के रोग के लक्षण क्या है? तो ये लक्षण बनते हैं, ये लक्षण बनते हैं कि व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर उसके शरीर में
कहीं पर कट जाता है तो उस व्यक्ति का जो रक्त श्रावण होता है यानी रक्त का बहना रुक नहीं पाता है। अब ये होता कौन से गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से है, देखते हैं इसको। यह रोग जो होता है वो होता है एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। देखें इसके बारे में। एक सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं। मेल में तो होता है एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। और जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, यह रोग होता है एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। परिवर्तन से। अगर यह एक्स गुणसूत्र होता किससे है? एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। अगर यह रोग अगर मेल में हो जाता है तो मेल में अगर यह रोग हो जाएगा तो उसके पास है एक एक्स है। इसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं इसको समझने के लिए। तो यह तो होगा पूर्णतः रोगी। अगर फीमेल में एक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है यानी एक्स हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होता है। अगर एक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो गया तो यह जो मादा है यह बन जाएगी वाहक। अब ये रोगी कैसे बनेगी? रोगी ये बनेगी इसके एक्स गुणसूत्र दोनों अगर खराब हो जाते हैं, तो यह बन जाएगा रोगी। और अगर एक गुणसूत्र इसका खराब रहता है तो यह बन जाएगी वाहक। और यहां पर अगर मेल में देखें तो एक ही गुणसूत्र है, यह क्या होगा? पूर्णतः रोगी होगा। ये बात समझने वाली है, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मनुष्य में अगर मेल में हीमोफीलिया हो जाता है तो यह बन जाता है पूर्णतः रोगी। फीमेल में दो ऑप्शन है, या तो वह वाहक बनेगी या पूर्णतः रोगी बनेगी। वाहक बनेगी तो उसके आने वाली संतान में यह रोग दिखेगा, और रोगी बनेगी तो भी आने वाले संतान में यह रोग दिखेगा। फीमेल में होता क्या है कि अगर एक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हुआ तो इसका दूसरा जो गुणसूत्र है एक्स वाला वह तो सही सलामत है। तो इसमें हीमोफीलिया के जो फीमेल है उसमें हीमोफीलिया के रोग की होने की संभावना कम है, यानी रोग इसे भी होता है। और यहीं पर अगर मेल की बात करें तो यहां पर अगर एक्स गुणसूत्र खराब हो गया तो एक्स गुणसूत्र खराब होने पर मेल पूर्णतः रोगी बन जाएगा। दो चीजें हैं, जो फीमेल है
वह वाहक भी हो सकती है और रोगी भी हो सकती है। जबकि मेल अगर उसका एक्स गुणसूत्र खराब हो गया तो समझ लीजिए वह क्या है, पूर्णतः रोगी है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसे देखते हैं। क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया की वाहक माता का विवाह किसी सामान्य पुरुष से हो जाए तो संतानों में रोगी सामान्य और वाहक की संख्या प्रतिशत में होगी। हमने करना क्या है, जो इसमें इंपोर्टेंट बात है कि माता कैसी है, वाहक है, और पुरुष कैसा है, सामान्य है। यानी एक बात तो है कि जो मादा है उसका एक गुणसूत्र क्या होगा, एक्स वाला गुणसूत्र खराब होगा। पुरुष का एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों क्या है, सही है। अब वाहक है कौन, मादा है, यानी उसके संतानों में यह हीमोफीलिया वाला रोग अवश्य ही दिखेगा। देखते हैं कैसे। यहां पर एक जगह हमने लिखा मादा और दूसरी जगह लिखा पुरुष, फीमेल और मेल। जो फीमेल के गुणसूत्र हैं वो क्या कौन कौन से हैं, एक्स और एक्स, और मेल के जो गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र, वो हैं एक्स और वाई। अब जो हीमोफीलिया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हीमोफीलिया की वाहक माता, यानी हीमोफीलिया की वाहक है, यानी कि इसका एक गुणसूत्र जो एक्स वाला गुणसूत्र है वो क्या है, खराब है। इसके हमने ऊपर डॉट लगा दिया समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में क्या होगा कि x और x, यहां भी हम इसको x और y अलग अलग कर देंगे। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, इस वाले x का पहले इस वाले x से कराएंगे, फिर इसी x का, अब यह x एक इस x से जुड़ गया, हो सकता है ये वाला x इस y से भी जुड़े। दूसरी बार में हम देखेंगे कि ये इस वाले से जोड़ेंगे और इसे इस वाले से जोड़ेंगे। अब हुआ क्या देखिएगा, x, ये x आया और ऊपर क्या था, डॉट था, यानी x गुणसूत्र इसका क्या था, खराब था। दूसरी तरफ से पुरुष का x आया, यहां पर x माता का आया और दूसरी तरफ से y पुरुष का आया। यहां पर x माता का आया और यहां पर x जो है पुरुष का आया। यहीं पर x, ये वाला x और ये y, ये आया। अब हमसे पूछ रखा है कि संतानों में रोगी सामान्य और वाहक की संख्या प्रतिशत में बताइए। तो यहां पर जो वाहक है इसकी एक पुत्री वाहक होगी। ये क्या है, लड़का हुआ है, तो लड़का क्या है, अब उसका एक एक्स गुणसूत्र पूर्णतः खराब है, यानी यह क्या होगा, पूर्णतः रोगी होगा। यहां पर यह सामान्य होगा और यहां पर यह भी क्या है, सामान्य। अब हमको पूछा क्या है कि प्रतिशत में बताना है। तो एक पुत्री क्या है, वाहक है, टोटल है 4, 1/4 इंटू 100 इक्वल टू हो गया 25%। 25% तो क्या हो गए, वाहक।
और एक क्या है, पूर्णतः रोगी है, यानी 4 में से एक पूर्णतः रोगी है, तो ये हो जाएगा 25%, यानी रोगी। रोगी कितने परसेंट हुए, 25%। उसी तरह अगर सामान्य की बात करें, सामान्य यहां पर एक ये सामान्य है और एक ये सामान्य है, यानी 2 बच्चे इनके क्या हैं, सामान्य हैं। तो 2/4 इंटू 100 इक्वल टू हो गया 50%। 50% क्या है, सामान्य। सामान्य, इनको कोई रोग नहीं है। तो इस तरह से हम क्रॉस करा के इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। एक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको और अधिक समझ में आए। यह है, इसमें है क्या कि हीमोफीलिया रोग से पीड़ित पुरुष। अब इसमें क्या हो गया, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित पुरुष है और विवाह भी हो रहा है वाहक मादा से, यानी मादा भी, जो माता है, माता भी वाहक है और पुरुष भी क्या है, इसमें हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है। अगर इन दोनों का विवाह हो जाता है तो पूछा है हमसे कि रोगी, वाहक और सामान्य संतानों की संख्या प्रतिशत में बताइए। देख लेते हैं भाई, यहां पर एक जगह लिखेंगे हम पुरुष और एक जगह लिखेंगे हम माता। पुरुष यानी पुरुष कैसा है, पीड़ित है। हमने पीछे देखा कि अगर पुरुष पीड़ित है तो इसका एक्स गुणसूत्र यहां पर क्या होगा, खराब होगा। ये देखिए यहां पर जो एक्स गुणसूत्र है इसका क्या है, खराब है। मादा की बात करें तो मादा में यह क्या है, वाहक है, इसका एक गुणसूत्र क्या होगा, खराब होगा। अलग कर देंगे, एक्स वाई एक्स डॉट और एक्स, इनका हम क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया एक्स 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 वाई और एक्स, फिर इसका यहां एक्स वाई। तो यहां पर देखें तो ये पूर्णतः क्या है, रोगी है। इसके दोनों गुणसूत्र क्या हैं, खराब है। फीमेल है, इसके हैं क्या, दोनों गुणसूत्र खराब है। वहीं पर अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो लड़का है इसका भी एक्स गुणसूत्र क्या है, यहां पर खराब है। यानी 4 में से 2, 4 में से 2 क्या है, रोगी हैं। इंटू 100 इक्वल टू हो गया 50%। 50% बच्चे कैसे हैं, रोगी हैं। दूसरा, जो वाहक हैं वो कितने हैं, वाहक है सिर्फ एक, फीमेल है, सिर्फ इसका एक एक्स गुणसूत्र खराब है। 1/4 इंटू 100 यानी 25% वाहक। एक, सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो क्या है, न तो रोगी है और न वाहक है, कैसा है, सामान्य है। इंटू 100 25% सामान्य।
यानी अगर पीड़ित पुरुष है, हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष है और वाहक क्या है, मादा है, इनका अगर विवाह हो जाता है तो जो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति होंगे, इनके बच्चे होंगे, वो कितने परसेंट होंगे, 50%। और जो वाहक होंगे वह कितने होंगे, 25%। और उसी तरह अगर सामान्य की बात करें तो ये होंगे 25% सामान्य बच्चे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखें, हीमोफीलिया से पीड़ित नर, यानी जो नर है वो हीमोफीलिया से पीड़ित है और सामान्य स्त्री से इसका विवाह हो रहा है, सामान्य स्त्री से विवाह हो रहा है, तो संतान होंगी। पीड़ित की बात करें तो नर और मादा, यहाँ पर नर जो है वह क्या है, पीड़ित है, यानी एक्स गुणसूत्र इसका क्या है, खराब है। और यहाँ पर मादा कैसी है, इसके दोनों गुणसूत्र क्या हैं, सही हैं। एक्स और एक्स इनका क्रॉस कराएंगे तो एक्स 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 डॉट एक्स वाई एक्स और ये हो गया एक्स वाई। यानी हीमोफीलिया से पीड़ित अगर नर है, हीमोफीलिया से पीड़ित अगर नर है तो इनके बच्चे जो होंगे वह क्या होंगे, वाहक होंगे। और वाहक कौन होंगे, लड़कियां, वाहक लड़कियां, क्योंकि इनका एक एक्स गुणसूत्र खराब है और एक एक्स गुणसूत्र क्या है, सही है। यानी आने वाली पीढ़ी में इनके बच्चों में यह रोग हो सकता है। तो अगर इसको प्रतिशत में देखें तो 2/4 इंटू 100 यानी 50% वाहक और 2/4 इंटू 100 50% सामान्य। ये तो बात थी हीमोफीलिया की। अब बात करें वर्णांधता। एक दूसरा जो रोग आता है लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन वाला, वह आता है वर्णांधता। वर्णांधता में होता क्या है, इसके जो लक्षण हैं कि रोगी व्यक्ति को रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। वर्णांधता में होता क्या है कि रोगी व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। मुख्यतः कौन कौन से रंग हैं, यह मुख्यतः लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। और यह कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन से होता है, यह होता है एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। दोनों गुणसूत्र, दोनों रोग यानी हीमोफीलिया और वर्णांधता, यह दोनों एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होता है। हीमोफीलिया में क्या था कि रोगी व्यक्ति को अगर चोट लग जा रही है तो उसे रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा था,
और वर्णांधता में क्या है कि रोगी व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। मुख्यतः कौन कौन से रंग हैं? यह हैं मुख्यतः लाल और हरे रंग में रोगी व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। और होता कौन सा है? एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से जो वर्णांधता रोग है, कलर ब्लाइंडनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, वर्णांधता रोग, इस रोग का पता इस हरा रोग द्वारा इस रोग का जो पता था वो इस हरा कार्ड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वर्णांधता रोग का पता कौन से कार्ड के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इस हरा कार्ड के द्वारा इस रोग का पता किया जाता है। यह इस हरा कार्ड होता कैसा है? इस तरह से यह कार्ड होता है, बहुत से होते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब आंखों का टेस्ट कराने जाते हैं तो इसमें इस तरह का हमको जो आइज स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमको इस तरह से कार्ड दिखाते हैं। इसमें दो रंग होते हैं, लाल और हरा। इस तरह से होता है। अब ये लाल और हरा, इन दोनों रंगों के छोटे छोटे गोले होते हैं और इन छोटे छोटे गोलों के बीच में कोई शब्द लिखा रहता है। यानी यहाँ पर कोई एक संरचना बन रही होगी, जैसे ए, बी, क, ख। तो इस तरह की संरचना यहाँ पर बन रही होती है और उस संरचना को हमको क्या होता है? पहचानना होता है। तो इस तरह से वर्णांधता रोग का पता किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हेमोफीलिया और वर्णांधता जो दो रोग थे लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन वाले, तो इन दोनों रोगों की वंशागति समान होती है। अगर वंशागति समान है तो परिणाम भी समान प्राप्त होते हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? ये क्वेश्चन जिस तरह से हीमोफीलिया में है उसी तरह के क्वेश्चन वर्णांधता में भी आते हैं। दोनों रोग होते कैसे हैं कि एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से।
हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग, इन दोनों रोगों की जो वंशागति है वह क्या होती है, समान होती है। और वंशागति अगर समान है तो इनकी जो है परिणाम भी समान होते हैं। इन रोगों को कहते हैं एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी आनुवांशिक रोग। नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक्स सहलग्न अप्रभावी, जो एक्स के साथ जो अप्रवाही जीन है, अप्रवाही गुणसूत्र है, वो क्या है, एक गुणसूत्र क्या है इसमें, एक्स, यानी कि एक्स और वाई होते हैं, इसमें एक्स और एक्स होते हैं, यानी एक्स गुणसूत्र की जो संरचना है उसमें क्या है, कुछ न कुछ डिफॉल्ट है, तभी कहते हैं एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी आनुवंशिक रोग। तो आज दोस्तों हमने बात करी कि हमने देखा मानव रोग दो तरह के थे, जन्मजात और उपार्जित रोग। गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन वाला हम कल देखा था पिछली वाली वीडियो में। जिसने नहीं देखा है तो इसे हम आई बटन में लगा देंगे या वीडियो के अंत में आपको यह वीडियो मिल जाएगी। आज हमने देखा गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, ये जो टर्म थे ये हमने कल समझाए थे कि क्या हो रहा है करके। गुणसूत्र की जो संरचना में परिवर्तन होगा वो दो तरह से होता था, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, दो तरह के गुणसूत्र होते थे। इन दोनों तरह के गुणसूत्र की संरचना में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें हमने पहला रोग देखा था थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया, कराइडुचेट। और वहीं अगर हमने लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन वाला देखा तो यह देखा हीमोफीलिया। इसी रोग को कहते हैं शाही रोग या रक्त श्रावण रोग। दूसरा रोग देखा था हमने वर्णांधता। ये दोनों रोग कैसे हैं, एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन वाले रोग हैं। इन दोनों रोगों की वंशागति समान होती है। वंशागति अगर समान है तो इनके परिणाम भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो उपार्जित रोग थे, उपार्जित रोग में हम देखेंगे बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ और फफूंद के कारण। इस तरह के हम रोग देखेंगे। इसमें जो रोग आएंगे उपार्जित रोग में, वह इन्फेक्शनल और नॉन इन्फेक्शनल दो तरह के रोग आते हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।